हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जो है काइनेटिक्स। इसके अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा कि जब हम रेट लॉ लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो उसमें ऑर्डर किस तरह से डोमिनेट करता है और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है कि थ्योरेटिकल होता है, उसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, उसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो सकती हैं क्या, इंटीजर हो सकती हैं क्या, या फ्रैक्शन में हो सकती है या निगेटिव भी हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आओ चलो स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम के साथ, एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हमारा पुराना रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, फॉर अ गैसियस रिएक्शन X gives to products, जहां पे गिवन है dpx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू kpx का क्यूब, साथ ही साथ 1/v माइनस dna डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू k डैश cx का क्यूब। जो भी ये रिएक्शन हो रही है वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको V मानो, इसको T। निकालना क्या है, द रिलेशन बिटवीन K एंड K डैश। बताओ क्या होगा। एक बार आप इसको खुद सॉल्व करके देखो। आइए चलो सीखते हैं। अगर मैं इस क्वांटिटी को इधर लिख दूं 1/v माइनस dna डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू k डैश cx का क्यूब, ठीक है। तो हमने यहाँ तक चीज़ें लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखी थी कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो तो गैसियस स्टेट के अंदर आपने पढ़ा है कि pv इज इक्वल टू nRT। n मोल्स के लिए देखो, p प्रेशर, v वॉल्यूम, n मोल्स, r गैस कांस्टेंट और t टेम्परेचर, ठीक है। अगर यहाँ से मैं p की वैल्यू निकाल लूँ तो वो आएगी nRT डिवाइड बाई v। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? और अगर मैं x के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो px इजिकल टू nx डिवाइड बाई RT बाई v। अब आप बोलेंगे कि वॉल्यूम को क्यों मैंने x नहीं रखा, ये तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम और टेम्परेचर भी उसने कांस्टेंट करके दिए हैं, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। समझ आया? तो px इज इक्वल टू nx RT डिवाइड बाय v। यही चीज अब हम इसके अंदर रखेंगे, तो माइनस d nx RT डिवाइड बाय v इंटू dt इज इक्वल टू k nx RT डिवाइड बाय v की पावर क्यूब, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन करते हुए उसी को बाहर ले लेते हैं। देखो कैसे, RT डिवाइड बाय v माइनस है माइनस dnx डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू k
NX RT डिवाइड बाय V इसका क्यूब। समझ आया क्या? यहाँ पे x करो। अब देखो इसमें क्या सिमिलरिटी है, 1/v है तो इसको इस फॉर्म में बना लो, RT इंटू 1/v माइनस dnx डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू k nx RT डिवाइड बाय v का क्यूब। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या दी गई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का था साइन, इसकी पूरे की वैल्यू दी है k डैश cx क्यूब, तो उसी को लिख देंगे यहाँ पे RT इंटू k डैश cx का क्यूब इज इक्वल टू k nx RT डिवाइड बाय v का क्यूब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक एक बार चेक करो सभी, कोई प्रॉब्लम? अब देखो RT से RT कैंसिल हो सकता है, अब इसको ओपन करके लिख सकते हैं हम किस तरह से, देखिए यहाँ पे RT k डैश cx का क्यूब इज इक्वल टू k nx का क्यूब r का क्यूब t का क्यूब डिवाइड बाय v का क्यूब। ठीक है, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल। अब देखो क्या आया, k डैश cx क्यूब इज इक्वल टू k nx क्यूब r स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय v क्यूब। यहां तक समझ आया क्या? देखो यहां तक समझ आया क्या सब कुछ? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार चेक करो, एक बार सारा कुछ देख लो, यहां तक आपको सब कुछ समझ आया क्या? आया कैसे यहाँ तक समझ? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद में देखो k डैश cx क्यूब इज इक्वल टू k, देखो जो कंसंट्रेशन है उसको हम मोल पर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n बाय v, मोल पर वॉल्यूम, मोल पर लीटर इसकी यूनिट भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, nx डिवाइड बाय v इसका क्यूब r स्क्वायर t स्क्वायर लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ। इसके बाद में हम नेक्स्ट लाइन में कैसे जाएंगे, इसी को ही बोलते हैं cx, तो k डैश cx क्यूब इज इक्वल टू k cx क्यूब r स्क्वायर t स्क्वायर। cx से cx कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया, k डैश इज इक्वल टू k r स्क्वायर t स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो कोई भी अगर हमारे सामने गैसीय स्टेट में रिएक्शन दी गई है तो उसमें हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हमें करना होगा तो इस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, जो भी गिवन है उसके थ्रू उसके बीच में रिलेशन बनाओ और उसको सोल्व करते हुए लेके आओ, जो भी आंसर आएगा उसी को टिक करो। ठीक है, एक बार यहाँ तक कॉपी करो।
देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A to B, ठीक है, इस तरह से कोई भी रिएक्शन होती है, अगर वो गैसियस फॉर्म में है, तो अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो तो उसको हमने किस तरह से लिखा था? देखो, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनटू उसका ऑर्डर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है और ये एक्सपेरिमेंटल ही हो सकता है, जरूरी नहीं है स्टोइचियोमेट्री के सम के को। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद में हम इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखें अगर इसको, तो Na डिवाइड बाय वॉल्यूम इसकी पावर n। इसी चीज़ को हम इस तरह से देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। किस तरह से देख सकते हैं इसको? रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर n। साथ ही साथ हम ये चीज़ देख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स की पावर n। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्टार मार्क करके, इम्पोर्टेंट करके कैसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करो। यहाँ तक नोट डाउन करो पहले। इसका मतलब क्या हुआ? इफ वॉल्यूम चेंज, रेट विल बी चेंज, रेट विल बी चेंज्ड, और अगर मोल्स चेंज तब भी रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ देख ली हमने, ये चीज़ देख ली हमने, ये चीज़ देखी। यहाँ तक देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो जाए, जैसे Na जो है वो डबल हो जाए, तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमने वो रिलेशन देखा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स की पावर n। मतलब अगर उसका ऑर्डर 2 है, अगर इसका ऑर्डर है 2, तो n की वैल्यू, इसमें ये वाला जो n है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Na अगर डबल है तो 2Na, ठीक है, इसकी पावर 2, तो मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है। या फिर हम देखें वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखो, अगर वॉल्यूम ट्वाइस हुआ, अगर इसको हम ऑर्डर को अगर 2 माने, ट्वाइस माने, अगर इसमें चल रही है रिएक्शन, तो रेट क्या होगा? देखो, अगर मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया, डबलिंग ऑफ वॉल्यूम डबल कर दिया है, तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें ये बताना है। समझ आया? रेट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा? देखो, मतलब जो रेट है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर ले कि अगर हमारे पास जो ऑर्डर है n की वैल्यू है, अगर वो 2 है या 3 है या कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग मोल्स की पावर n, मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और जो वॉल्यूम होगा वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहां तक देखो, कोई चीज समझ ना आई हो तो बताओ।
अब देखो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है A plus B gives a product if rate is given that K A की concentration of 3/2, B की concentration of 1/2, then effect on what will be the effect on पहला रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तीसरा है रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन क्या दी है, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is taken 3 times। ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसको खुद सोल्व करके देखो होता है कि नहीं होता, कितना होता है। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, एक बार इसको खुद एक बार ट्राई करके देखो। चलिए देखते हैं। देखो हमें गिवन है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3/2 और बी की पावर 1/2, ये चीज़ गिवन है हमें। यहां से हम निकाल सकते हैं ऑर्डर क्या है, वो मैंने आपको बताया था 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट, तीनों चीजें इसको बोलते हैं। कांस्टेंट के और ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यहां तक देखो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपको पढ़ाया था क्या, देखो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। करते कैसे हैं, देखो अगर इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसके ऊपर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेट कांस्टेंट के बारे में बताया था मैंने, रेट कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू के इनटू रिएक्टेंट की पावर n। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n, तो मतलब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कांस्टेंट है, नो इफेक्ट, ये तो कांस्टेंट है। अब बारी आती है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अगर वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये तो जो है एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज है, इन पे वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब हम देखेंगे कि रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए देखो, चलो देखते हैं। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n, ये देखते हैं हम। तो जो रेट अगर मैं पहले वाला मानूं, आर नोट इज इक्वल टू के एन ए डिवाइड बाय वी इसकी पावर n, या मैं कह दूं कि
Na की पावर n डिवाइड बाई V की पावर n। अगर ये पहली चीज इस तरह से हो जाए, देखो यहां पे, और n की वैल्यू अभी हमने निकाली थी जिसकी वैल्यू आई थी 2, इन दोनों को ऐड करके, तो कि Na स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर पहली इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब देखो दूसरा, यहां तक हमने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ लिया। हमारे रेट की वैल्यू होती है ये, रेट अगर पुराने टर्म्स में देखें तो वो इस तरह से लिखा जाता है, जबकि n की वैल्यू जो ऑर्डर है उसकी, उन दोनों को मीन एक्सपोनेंट्स को अगर ऐड करेंगे तो वहाँ से ऑर्डर निकल आता है, उससे हमारा R0 निकल गया। अब चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज करेंगे, देखो इफ वॉल्यूम इज 3V, चेंज कर दिया इसको, तो किस तरह से लिखेंगे? R डैश इज इक्वल टू K Na का स्क्वायर डिवाइड बाय 3V का स्क्वायर इज इक्वल टू K Na का स्क्वायर डिवाइड बाय 9V का स्क्वायर। देखो यहां तक कोई चीज समझ ना आई हो तो बताओ। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? R डैश इज इक्वल टू 1/9 इंटू R0। तो अगर हमने वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर दिया, अगर वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर दिया तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या? एक बार इसको कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी चीज को इतना बड़ा करने के अलावा हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, इतना बड़ा करने के अलावा हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो रेट है हमारा, यहां से हमने देखा कि जो रेट है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेट इज, अगर ये n की वैल्यू 2 है तो मतलब क्या हुआ? R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू, कैसे? ऊपर V2 चला जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर। ठीक है, V2 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर। देखो हमारे पास जो कुछ भी रेट था, दूसरा क्या रेट हो जाएगा? वॉल्यूम हमने कितना चेंज करा? इतना चेंज करा। पहले कितना था? इतना था। समझ आया? आगे क्या हुआ? 9V स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर, कैंसल आउट। उसके बाद में देखो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 9, या फिर इसको बोल सकते हैं हम, जो दूसरे वाला आया R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय 9, वही तो निकाला है इधर, वही तो निकाला है इधर। तो जब भी वॉल्यूम को दिया जाएगा तो रेट को किस तरह से देखेंगे? वो हम इस तरह से देखेंगे। समझ आया क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होगी। अब देखो, हमने बहुत सारी चीजें देखी इसके अंदर। एक कंसेप्ट में आते हैं, अगर A से B बनता है तो हमने देखा जो रेट होता है वो इज इक्वल टू होता है K A की कंसंट्रेशन की पावर n। ये क्या है? यहाँ पे ऑर्डर है। दूसरी चीज देखो,
A plus B gives product, अगर इसकी स्टोशियोमेट्री स्मॉल a है, इसकी स्टोशियोमेट्री स्मॉल b है, तो रेट इज इक्वल टू k a की पावर a b की पावर स्मॉल b। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स उसके सामने प्रेजेंट होते हैं, मतलब A रिएक्टेंट के A मोल्स और B रिएक्टेंट के B मोल्स दोनों ने कोलाइड करने के बाद में, रिएक्शन करने के बाद में प्रोडक्ट फॉर्म किया। तो जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी मतलब क्या, जितने उसकी स्टोशियोमेट्री है उन दोनों को एडिशन कर दो, ऐड कर दो। समझ आया? दूसरा क्या है, अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर देखो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या ये A प्लस बी के इक्वल होता है क्या? वो हमने देखा था वो नहीं होता। तो हम कैसे देखते हैं, इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि जो रेट है वो होता है कि A की पावर x और B की पावर y, जो x एंड y है वो एक्सपेरिमेंटल एक्सपोनेंट्स है, वेरिएबल्स है। कुछ भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और जो इन दोनों का सम होगा उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलिकुलैरिटी में फर्क समझ आया। दूसरी चीज क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है और ये चीज थ्योरेटिकल होती है। इतनी चीज समझ आई। इसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। फ्रैक्शनल में नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, जीरो भी नहीं होगी। नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? यहां तक एक बार कॉपी करो। देखो, इसके अंदर हमने देखा कि एन ए की पावर n डिवाइड बाय v की पावर n। ठीक है, ये हमने रेट लिखा। इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। अगर हमने दो रेट्स का चेंज देखना है, R1 और R2 देखा, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। अगर हम देखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात करें तो उस पे क्या होगा, एट कांस्टेंट मोल्स की बात करें तो क्या होगा, और अगर हम बात करें मोल्स एंड वॉल्यूम दोनों के दोनों चेंज हो जाएं तो रेट पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में देखो, एक बार आप खुद सोचो और करके देखो, उसके बाद हम देखते हैं इसमें दोनों में क्या इफेक्ट है। देखो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अगर हम R2 निकालें, R2 क्या आएगा कि n वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, n2 की पावर n डिवाइड बाय वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम की पावर n डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू k n1 की पावर n डिवाइड बाय वॉल्यूम की पावर n।
इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कट सकता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आया R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 की पावर N। इसी चीज को हम अगर डायरेक्टली ही लिखें, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए, ये कांस्टेंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, तो R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 का पावर N। ठीक है, इस तरह से देखेंगे जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जब मोल्स कांस्टेंट होंगे तो क्या करना है, मोल्स कांस्टेंट है, ये कट जाएगा तो वॉल्यूम बचेगा, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, तो क्या निकल के आएगा R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2 की पावर N। इतना समझ आया? और अगर हमें बात करनी हो, अगर ये दोनों ही चीजें चेंज हो जाए तो क्या करेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह से वो आया है ऊपर वाला ही, ठीक उसी तरह से R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, देखो K कांस्टेंट है, ये कट जाएगा तो N2 डिवाइड बाय N1 इसकी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसकी पावर N, एंड V1 डिवाइड बाय V2 ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसकी पावर N। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप इंपॉर्टेंट डाल के एटलीस्ट इसको लिख के रखो और देखो कि अगर वॉल्यूम चेंज होगा या फिर मोल्स चेंज होंगे या फिर वे दोनों चेंज होंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट मोल मतलब केवल वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ओनली वॉल्यूम चेंज, तो क्या इफेक्ट होगा। इसी तरह से वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, मोल्स चेंज होंगे तो क्या इफेक्ट होगा, अगर दोनों चेंज होंगे तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से एक बार इस पूरे को कॉपी करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है इफ अ रिएक्टेंट A गिव्स प्रोडक्ट एट रेट इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट एनी टाइम T, if volume of the container is 1/2 and moles are doubled, then rate is equal to what। रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शंस हैं 2 टाइम्स हो जाएगा, B 1/2 टाइम्स हो जाएगा, या फिर C 4 टाइम्स हो जाएगा, या फिर D 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, एक बार इसको खुद सोल्व करके देखो कि आपसे होता है कि नहीं होता। एक बार इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखो कि आप कहां तक पहुंचते हैं।
आइए देखते हैं। आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। सॉल्यूशन, हमने देखा था कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन, या फिर बोल सकते हैं मोल्स की पावर एन डिवाइड बाय वॉल्यूम की पावर एन। यहां से हमने चीज निकाली, इसका देखो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी हाफ हो गया है और मोल्स भी डबल हो गए। मतलब कौन सी कंडीशन हुई है? थर्ड टाइप की कंडीशन हुई। पहले वाले में क्या था? मोल्स सेम थे, फिर वॉल्यूम सेम था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। उसके बाद में तीसरा में देखा था कि दोनों चेंज हो गए। तो हमारे पास ये तीसरी कंडीशन है, तो उसका रेट किस तरह से लिखेंगे? रेट मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, देखो n ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बोलो। मोल्स जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर की तरफ ही है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। N2 डिवाइड बाय N1 की पावर n इनटू वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? देखो, तो जो 2 है वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। डायरेक्टली है तो जो जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। समझ आया? इतना समझ आया? अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो दूसरा है वॉल्यूम है, जो V2 की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन क्या है? V2 की वैल्यू जो है वो है हाफ, मतलब V1/2। साथ ही साथ क्या दिया है? मोल्स को डबल कर दिया, मतलब N2 इज इक्वल टू 2N1, मोल्स को डबल कर दिया है। अब इसको रखो, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू आई 2N1 डिवाइड बाय N1 इसकी पावर n इंटू वॉल्यूम की वैल्यू V1 डिवाइड बाय V1/2 इस पूरी की पावर n। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? ऑप्शंस आप बाद में भी देख सकते हो। इसको अगर मैं लिखूं R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 2N1 का पावर n डिवाइड बाय N1 की पावर n, कट गया, इंटू V1, ये 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय V1 की पावर n, टाटा। उसके बाद में क्या आया? इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये आया निकल के। मतलब क्या हुआ? R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1। देखो एक बार ध्यान से, सॉरी इसमें एक दिक्कत हुई है। ये जो है ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी n आएगी, इसकी पावर भी n आएगी, ठीक है। n से n1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर n इधर भी आएगी, 2 की पावर n इधर भी आएगी। सॉरी, इसको सही कर लो। देखो दोबारा से देखते हैं, इस चीज को। इसको कैलकुलेशन में दिक्कत हुई हल्की, आप चेक कर सकते हैं दोबारा से। R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू N1 की पावर n डिवाइड बाय N1 की पावर n, कैंसल आउट, इंटू V1 डिवाइड बाय, इसको ऊपर लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू V1 की पावर n, ये कैंसल आउट हो गया एक दूसरे से। अब क्या निकल गया? 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2n, इसको लिख सकते हैं ऐसे।
n+n 2n इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास में जो निकल के आता है वो R2 डिवाइड बाई R1 इजिकल टू 2 की पावर 2n ये निकल के आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें n नहीं पता, ऑर्डर नहीं पता, तो ऑर्डर को हम किस तरह से निकालते हैं? हमने चीज देखी थी कि ऑर्डर को हम रेट की यूनिट से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था उस फॉर्मूले में रख के देखो, ये सेकंड इनवर्स किसका आता है? ये आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो n की वैल्यू क्या आ गई? ऑर्डर क्या आ गया? 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आगे R2 डिवाइड बाय R1 इजिकल टू 2 की पावर 2 इंटू 1 या फिर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, इजिकल टू 4 टाइम्स। तो R2 क्या निकल के आएगा? R2 इजिकल टू 4 टाइम्स ऑफ R1। तो जो रेट के क्वेश्चंस होंगे, जो रिलेट करेगा वो वॉल्यूम के साथ में और मोल्स के साथ में, तो वो किस तरह से करेगा, उससे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करी है आज। दूसरी बात क्या है, यहाँ के बाद में जो गलती हो गई थी 2 को डायरेक्ट लिख लेते हैं बाहर, ऐसा नहीं करना। जो उसकी पावर है उसको भी साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। तो जो पहले वाली गलती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। जितना भी आया, जैसे भी आया लिखो, जितना ऑर्डर आया है उसको हम यूनिट से भी देख सकते हैं। सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट है उससे भी देख सकते हैं। देखो सेकेंड इनवर्स किस तरह से आया था हमारे पास, जो किस तरह से आया था, जो k की यूनिट थी, जो k की यूनिट थी, इस यूनिट से भी हम पता चल सकता है। तो जो k की यूनिट निकल के आई थी वो निकल के आई थी मोल 1 माइनस n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। अगर यहाँ 1 लिखो दोस्तों तो सेकेंड इनवर्स आएगी, तो मतलब क्या हुआ? ऑर्डर क्या हुआ? 1। इस तरह से अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला जाएगा तो उसकी यूनिट निकल के आती है सेकेंड इनवर्स। या फिर हम उल्टा सोच सकते हैं कि सेकेंड इनवर्स अगर लिखा हुआ है तो ऑर्डर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो मतलब ये रिएक्शन किस ऑर्डर की हुई? किस स्पीशीज पे डोमिनेट करती है? केवल और केवल एक ही स्पीसीज पे करती है, इसलिए इसका ऑर्डर आता है 1। जितने भी उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आती है, जो n की वैल्यू 1 निकल के आई है, वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज है, मोल्स के अंदर कितना चेंज है, उन सब चीज़ों को केवल और केवल इस फॉर्मूले से हम रिलेट करते हैं। इसको मैंने उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा है अलग तरीके से, थोड़ा एक्सप्लेन करके। जो भी वैल्यूज दी गई है उनको डायरेक्टली आप लिखो और जो ऑर्डर की वैल्यू दी गई है उसको लिखो, जो आंसर निकल के आएगा उसी को टिक करो। तो वहां से आप डायरेक्ट भी इस चीज को कर सकते हैं। यहां तक कि हमारी सारी कहानी थी कि रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, इन सब चीजों के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, किस किस तरह से किसी भी गिवन रिएक्शन के अंदर ऑर्डर किस तरह से निकाला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर के बारे में, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, सेकंड ऑर्डर के बारे में, सूडो ऑर्डर्स के बारे में, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। तब तक आप एटलीस्ट जो आज तक का हमारा लेक्चर्स है उसको रिवाइज करके आए, जिससे कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जो भी चीज़ पढ़ाई जाए वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। थैंक यू सो मच।